नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस की खास पेशकश नारी टू नारायणी में। मैं आपके साथ हूं प्रियांशा लाजरस और आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर की जानी मानी दबंग अधिवक्ता विश्वदिनी पांडे, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड मोवा की पार्षद है। आपको बता दें, विश्वदिनी जी मोवा क्षेत्र में पहली बार भाजपा का कमल खिलाकर लगभग 1900 की भारी मतों से भाजपा की पार्षद बनी। तो चलिए आज उनसे करते हैं खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। जी मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आप एक अधिवक्ता हैं पेशे से, तो आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे और कहाँ से की? देखिए, मेरी पढ़ाई तो सरायपाली में हुई है, प्रारंभिक पढ़ाई। उसके बाद रायपुर में दुर्गा कॉलेज से मैंने एलएलबी किया और मेरी शादी भी यहीं रायपुर में ही हुई। और मेरा जो परिवार है संघ परिवार से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी जनसंघी रहे हैं, तो हमारे ब्लड में ही है जनसंघ की सेवा करना, देश की सेवा। और पढ़ते पढ़ते ही मैं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से हमारे पिताजी हैं, तो बेसिक हमारा भी लगाव रहा है। वर्ष 2003 में मैं मोवा क्षेत्र की राजनीति से जुड़ी और मोवा क्षेत्र में मंडल स्तर से अधिवक्ता होने के नाते विधि प्रकोष्ठ और फिर विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश का दायित्व भी मुझे प्राप्त हुआ। महिला मोर्चा में भी प्रदेश का दायित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो राजनीतिक मेरी यात्रा है वह 2003 से चली आ रही है निरंतर रूप से। जी मैम, जैसे आज आप सबकी प्रेरणा बनकर खड़ी हैं, तो आपकी कौन वो प्रेरणा है जिसे देखकर आपने ख्याल आया कि हाँ, मुझे इसकी तरह बनना है? देखिए, जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं जो देश में अपना नाम रोशन करती हैं, निश्चित रूप से उनको देखकर मन में एक प्रेरणा जागती है। और चूँकि हम सनातन संस्कृति को बिलोंग करते हैं और हमारी संस्कृति में ही कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ नारी की पूजा होती है, हम ऐसी संस्कृति से हैं। तो हमारे तो इतने देवी देवता हैं, आप देखेंगे हमारी देवियाँ कितनी शक्तिशाली हैं। तो चूँकि महिला होने के नाते हम अपनी देवियों को देखते हैं और मन में आता है कि अगर नारी है तो नारी एक देवी के रूप में भी हो सकती है। और संसार में नारी से बड़ी शक्ति मुझे और लगता है कि कोई नहीं है। जी मैडम, राजनीति में आपके क्या प्लान्स हैं? अगर मैं विजन्स की बात करूं तो सबका हमारा एक विजन होता है, तो राजनीति में आपके आगे के क्या प्लान्स और विजन है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी जो है रीति नीति के हिसाब से चलती है और जो पार्टी के दिशा निर्देश रहते हैं उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। पार्टी को लगा कि मोवा क्षेत्र में पिछले पार्षद चुनाव के समय की बात कहूँगी मैं, जब मोवा वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई जनरल महिला हुआ, तो मैंने भी अपनी इच्छा जताई थी कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी मुझे सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी संगठन में यह बात रखी थी। मेरे पार्टी संगठन को मेरी बात उचित लगी, उन्होंने मुझे अवसर दिया। मोवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे 30-35 सालों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं बना था। तो क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह मुझे मिला। 1900 की लीड से मुझे विजयश्री मिली। मैं मेरे क्षेत्र की जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना प्रचंड बहुमत से विजयश्री दिलाई। और तब से पार्षद के रूप में आप कभी क्षेत्र में आइए, आप देखेंगे हमारे द्वारा कई कार्य किए गए हैं जो कि चैलेंजिंग कार्य हैं। बहुत सारे आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, पार्षद तो सभी ये सब काम करते हैं, लेकिन चैलेंज बहुत था कुछ कामों में। कुछ ऐसे भूमाफियाओं का कब्जा था जिनको हटाकर हमें ये सब बनाना पड़ा। सामुदायिक भवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन जो ज़मीन आपके पास नहीं है उस ज़मीन को कब्जा मुक्त करवा कर बनाना, ये चैलेंजिंग कार्य हमारे लिए था। और हमने हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी और ये सब हमारे वार्ड को हमने सौगात दी। मेरे वार्ड में आप देखेंगे एक गारमेंट फैक्ट्री भी बना है। आप जब बान नाला के पास जाएंगे तो देखेंगे बहुत विशाल गारमेंट फैक्ट्री अभी डोम के रूप में है, मशीनें नहीं लग पाई हैं। हमारा जब मैं पार्षद बनी तो शुरू से एक उद्देश्य था कि वार्ड की जनता के लिए मैं क्या करूं। तो जब हमने अधिकारियों से मिले, बातें हुई, तो हमारे क्षेत्र को जब गारमेंट फैक्ट्री के लिए चुना गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उस गारमेंट फैक्ट्री में 1000 मातृशक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्षेत्र की 1000 मातृशक्तियाँ एक ही जगह जब रोजगार पाएंगी, तो मैंने जो साधना किया, मैंने जो कार्य किया, मुझे लगेगा मैं उस पर सफल हो गई।
जी, आपने चुनौतियों का ज़िक्र किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप एक महिला हैं, एक अधिवक्ता हैं और एक सफल गृहिणी भी हैं, तो शुरुआत में आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, महिला को वाक़ई बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब घर और बाहर सामंजस्य स्थापित करना हो। अधिवक्ता का प्रोफ़ेशन ऐसा है कि कोई टाइम लिमिट हमारे साथ नहीं रहता। कभी हमको 10 बजे भी जाना है, 7-8 बजे तक भी आना रहता है। प्रारंभ में जब जूनियरशिप करते थे, तो रात के 9-10 बजे तक हमको ऑफ़िस में बैठना पड़ता था। तो घर में और बाहर सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन कार्य होता था, लेकिन फिर भी शुरू-शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई हमको, लेकिन बाद में मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे पिताजी का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। वो हमेशा मुझे बुलंदी में देखना चाहते हैं। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, तो उनका सपना भी मेरे साथ है और मुझे उनसे हिम्मत मिलती है। मुझे मेरे परिवार में सभी एनकरेज करते हैं, कभी किसी ने डोमिनेट करने का प्रयास नहीं किया। सभी का सफल योगदान रहता है। अपन जो भी कार्य करते हैं, पार्षद के रूप में भी मैंने जो 5 साल कार्य किया, मेरे परिवार का पूर्ण समर्थन मुझे मिला। किसी भी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। इसीलिए मैं अधिवक्ता का भी काम और अपना पार्षद का राजनीतिक कार्य भी सुचारू रूप से संचालित कर पाती हूँ। जी, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको सामान्य महिला होने के नाते रायपुर से महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाती है, तो क्या आप चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई आदेश देगी तो हम ना माने, ऐसा संभव ही नहीं है। और सबसे पहले तो मैं पूरे रायपुर क्षेत्र की मातृशक्तियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि रायपुर का नगर निगम जो शहर सरकार है वह मातृशक्तियों के लिए आरक्षित हुआ है। कोई भी महिला जो है वह महापौर बनेगी तो यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रत्याशी बनेगी, यह मैं आश्वासन देती हूँ आपको। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए हम जी जान लगाकर कार्य करेंगे और इस बार शहर क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनेगी, आप बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। रही बात मेरी, जैसा कि आपने पूछा कि अगर मुझे पार्टी अवसर देती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगी और मुझे लगता है कि मैं भली भांति इस दायित्व को भी निभा सकूंगी, क्योंकि एक वार्ड पार्षद होने के नाते मेरे वार्ड में जो भी चैलेंजिंग कार्य मैंने किए हैं, एक छोटे से वार्ड में मैंने जितने कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि अगर पूरे रायपुर की जिम्मेदारी मुझे मिलती है तो मैं बखूबी इस दायित्व को निभा पाऊंगी, क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते मैंने पूर्व में भी बहुत सारे कार्य किए हैं और सामाजिक संगठन से भी मैं जुड़ी हूँ। हमारा स्वयं का एक हिंदू स्वाभिमान संगठन भी है जो पूरे छत्तीसगढ़ पे कार्य करता है। आपको मैं बताना चाहूँगी, राजभवन जो क्षेत्र है उसके सामने आपने देखा होगा जो घास मेमोरियल वाला एरिया है, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट का, वहाँ पर लीज की भूमि को अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। तो कुछ समय पहले हमने उसके लिए बड़ा आंदोलन किया था। तहसील स्तर पे हमने लीज निरस्तीकरण का आवेदन भी लगाया है नजूल में, और लीज नवीनीकरण को रोका गया है और बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। पूर्व में जमाते इस्लामी नामक एक संस्था को भी बहुत बड़ी ज़मीन आवंटित की जा रही थी कांग्रेस के शासन में, उस पर भी हमने ग्रामवासियों के साथ मिलकर आंदोलन किया और उस पर भी रोक लगाई। समय समय पर सामाजिक कार्य जनहित में मैं करते आ रही हूँ मेरे साथियों के साथ, और मुझे कार्य करने का बहुत ही अनुभव है। और यदि महापौर जैसे बड़ा दायित्व मुझे मेरे पार्टी संगठन के द्वारा दिया जाता है तो मैं निश्चित रूप से इस दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाऊंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, रायपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आप क्या कर रही हैं? इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, पहले रायपुर में जनसंख्या कितनी थी, अब जनसंख्या कितनी है आप देख रहे हैं। रोज़ यहाँ नए नए लोग, आसपास के गांवों के लोग अब शहर की ओर आ रहे हैं। अब मैं चूँकि खुद ही एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं जब गांव में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अब रायपुर में रहने लगे हैं। ऐसा सभी जगह से हो रहा है। जो भी महानगर होते हैं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग वहीं आकर बसना रहना पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से जो शहर होता है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्ष के पूर्व जितने भी सड़कें बनी, आप सोचिए अगर वो नहीं होती तो आज क्या स्थिति होती। जितने बाईपास सड़कें बने, जितने लिंकिंग रोड बने, यह सब आज है करके ट्रैफिक व्यवस्था हम इतना सुचारू रूप से
देख पा रहे हैं, अन्यथा स्थिति तो और भी भयावह होती। पूर्व में पिछले 5 वर्षों में इस हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया, यह हमारा दुर्भाग्य है। कोई नई सड़क नहीं बन पाई, ट्रैफिक को लेकर कोई भी जागरूकता नहीं फैल पाई, तो यह कहीं ना कहीं हम रायपुर वासियों के साथ एक छल हुआ है। मैं चाहूँगी कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, और अभी ध्यान दिया जा रहा है। अभी ऑटो रिक्शा वालों को भी उनका मार्ग डाइवर्ट किया गया है, उनमें भी नाराज़गी है, तो हम भी उसको भी चाहेंगे कि किसी का भी रोज़गार प्रभावित ना हो। सब रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, तो सबका रोजी रोटी भी व्यवस्थित रूप से चले और शहर के लोगों को ट्रैफिक से भी मुक्ति मिले। ऐसा कोई उपाय सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमारी पार्टी, हम सब प्रयासरत हैं। जी, रायपुर शहर में बढ़ती नशाखोरी और बढ़ते अपराध को लेकर आपके पास क्या कोई हल है? इस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, कानून में नए नए संशोधन किए जा रहे हैं, कानून को और भी कड़ा किया जा रहा है। अपराधियों के ऊपर नए नए कानून के आधार पर उनको पतासाजी कर उनको पकड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, मोमिनपारा में इतनी बड़ी घटना हो गई। शहर के मध्य इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, जो कि आज पकड़ में आ गया। अब लोगों में कानून का भय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि नशाखोरी आदि इसके लिए जिम्मेदार हैं कि व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति अपना खो देता है। लेकिन हमको हमारे शासन पे, हमारी कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे गृह मंत्री बार बार इस विषय पर बैठकें ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, अपराधियों का जुलूस निकाला जा रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगेगी, क्योंकि 5 वर्ष में अराजकता अत्यधिक फैल चुका था, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके थे, तो उनको टाइट करने में थोड़ा सा समय लगा है। जी, विश्वदिनी जी, जो इस वक्त हमारा टीवी में ये शो देख रही, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका सब्जेक्ट ही है नारी तो नारायणी, नारी को नारायणी के रूप में आप देख रहे हैं। ये भी आपका मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रत्येक महिला जो होती है उसके अंदर एक नारायणी का वास है, तभी तो मातृशक्ति कहा जाता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि कोई पितृशक्ति या पुरुष शक्ति कहे, एक मातृ के साथ ही शक्ति शब्द जुड़ा हुआ है। तो आप बहुत ही अच्छे टॉपिक पर यह कार्यक्रम रखे हैं। कार्यक्रम देखने वाले सभी मातृशक्तियों से मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को अबला और असहाय न समझें। नारी अबला नहीं है, नारी तो सृजन की क्षमता रखती है, इसीलिए नारी सबसे ज़्यादा सबला है। नारी नहीं, जन्म देने की शक्ति नारी में ही है, इसीलिए नारी को नारायणी का अवतार माना गया है। सभी मातृशक्तियों से मैं यही कहूँगी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर न समझें। हमेशा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसा रूप भी नारी ही दिखा सकती है। जी, क्लोजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम नारी तो नारायणी में आज केवल इतना ही। नमस्कार।